हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हमने हिंदी साहित्य की, ठीक है, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, ठीक है, हिंदी व्याकरण और पत्रकारिता और उसके साथ साथ भारतीय काव्य शास्त्र की 2000 क्वेश्चनों की पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है। ठीक है, और हर एक क्लास में हम 35 क्वेश्चन करते हैं। कितने भी 35 क्वेश्चन करते हैं। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट तो जरूर से जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट से ही मुझे पता चलेगा भी आपको क्लास पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। और भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। आज हमारे 350 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इस क्लास के बाद। तो मैं एक क्लास आपको प्राइमर की दूंगी। 10 क्लासें हमारी आज हो जाएगी, तो 1 से लेके 10 क्लास तक का प्राइमर मैं आपको आज रात को या कल आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। जिस बच्चे ने पिछली क्लासें नहीं देखी तो वो प्राइमर को देख लेना। आपके 350 क्वेश्चन जो काफी महत्वपूर्ण है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे उस क्लास के जरिए। तो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। 316वां क्वेश्चन है, ठीक है, सिद्ध कवियों की भाषा और काव्य दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला है। ठीक है, सिद्ध कवियों की भाषा, ठीक है, और काव्य दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला, किसने डाला है? हर प्रसाद शास्त्री ने, डॉक्टर शाहिदुल्ला ने, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने, या उपयुक्त सभी ने। तो भाई, सिद्ध कवियों की भाषा और काव्य दृष्टिकोण पर हर प्रसाद शास्त्री ने प्रकाश डाला है। और किस ग्रंथ से? बोध गानो दोहा द्वारा। ठीक है, सॉरी, बोध गान ओ दोहा, ये इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है हर प्रसाद शास्त्री जी की भी। अगला क्वेश्चन है, जैन रहस्यवाद के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। जो जैन कवि है वो रहस्यवाद के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। ये किसने कहा है? तो धनपाल ने कहा है, जिन वल्लभ सूरी ने कहा है, मुनि राम सिंह ने कहा, या सोमप्रभ सूरी ने कहा है। तो जैन आचार्य जो रहस्यवाद के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, ये मुनि राम सिंह ने कहा है। सही आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और जो मुनि राम सिंह है, इनकी कल भी मैंने आपको रचना बताई थी। इनकी रचना का क्या नाम है? पाहुड़, तो एक मिनट भाई, रुको एक मिनट, पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा, इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है और पूछी जाती है। और डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल मानते हैं संवत 1057 से। ठीक है, अगर हम 1057 में से 57 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई? ईस्वी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृत व्याकरण के रचनाकार कौन है? जो प्राकृत व्याकरण है इसके रचनाकार हमें बताना कौन है। आचार्य हेमचंद्र, पुष्पदंत, मेरुतुंग या देवसे। तो प्राकृत व्याकरण के रचनाकार भाई आचार्य हेमचंद्र रहेंगे। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जो हेमचंद्र है ये गुजरात के सोलंकी राजा, कहाँ के? गुजरात के सोलंकी राजा, क्या नाम था उनका? सिद्धराज जयसिंह। ठीक है, सिद्धराज जयसिंह। और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे, यानी दरबारी कवि थे वहां के, और ये प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। ठीक है, हेमचंद्र जी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं। तो देखो, कल के क्लास में मैंने आपको गोरखनाथ के गुरु बताया, परसों की क्लास में बताया है। तो आपको ये बताना गोरखनाथ के गुरु कौन माने जाते हैं? मछेंद्रनाथ, आदिनाथ, चरपटनाथ या भर्तृनाथ। तो वही गोरखनाथ के गुरु मछेंद्रनाथ जी माने जाते हैं। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और गोरखनाथ को नाथ पंथ, सॉरी, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माना जाता है, गोरखनाथ जी को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हिंदी साहित्य में जो षष्ठ चक्रों वाला योग मार्ग है, ठीक है, षष्ठ चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया था? गोरखनाथ ने ही चलाया था, ये आपको ध्यान रखना है भाई। और मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना, ये मैंने परसों की क्लास में भी आपको बताया था। मिश्र बंधुओं ने माना भी गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक। और यही छोटे छोटे पॉइंट पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो ये देख लो, साथ साथ में 2000 क्वेश्चनों की तो ये सीरीज है हमारी। 2000 क्वेश्चन तो मैं आपको करवाऊंगी, जिसमें आज हमारे 350 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। और उसके अलावा मैं आपको अलग अलग भी फैक्ट बताती रहती हूँ उस क्वेश्चन के जो आंसर है उसके विषय में। ठीक है, तो देख लो आपके कितने क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियां किसकी हैं? भला हुआ मारिया बहनी हमारा कंतु, लज जंतु वै सिहु, जय भग्गा घर अंतु। तो ये पंक्ति किसकी है? धनपाल के, आचार्य हेमचंद्र के, राम सिंह के या पुष्प दंत की है? तो ये पंक्तियां भाई आचार्य हेमचंद्र की रहेगी। भला हुआ जो मारिया बहनी हमारा मारा कंतु, लज जंतु व्यम सिहु, जय भग्या घर एंतु। तो पंक्तियां हेमचंद्र की है। और आप सभी को पता, जो आचार्य हेमचंद्र जी हैं, इनका जो व्याकरण ग्रंथ है उसका क्या नाम है? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, ये इनका व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, अनुशासन। ठीक है, हेमचंद्र जी का। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ किससे माना जाता है? जो अपभ्रंश है इसमें दोहा काव्य का आरंभ किससे माना जाता है, ये आपको बताना है। तो किससे माना जाता है? पुष्पदंत, राम सिंह, जोइंदु या धनपाल। जो दोहा काव्य है इसका आरंभ कब से माना जाता है? तो राम सिंह जो कवि हैं इनसे माना जाता है। ठीक है, अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ राम सिंह से माना जाता है। मुनि राम सिंह, मैंने आपको ऊपर भी बताया कैसे कवि है, रहस्यवाद के सर्वश्रेष्ठ कवि है मुनि राम सिंह, आपको ध्यान रखना। इनके द्वारा रचित काव्य भी मैंने आपको बताया है, क्या है? इनके ग्रंथ का नाम पाहुड़ दोहा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना है? तो भरतेश्वरी, बाहुबली रास, बीसलदेव रासो, परमार रासो या पृथ्वीराज रासो। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है। अतः पृथ्वीराज रासो के महाकाव्य के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और प्रथम इसके कवि कौन माना है? हिंदी का प्रथम कवि चंद्रबरदाई को माना है। और जो पृथ्वीराज रासो है इसमें 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, ये भी मैंने आपको कल या परसों क्लास में बताया था। और चंद्रबरदाई जो है इनको क्या कहा जाता है? छप्पे छंद का बादशाह या विशेषज्ञ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आला और उदल के वीर चरित्र का वर्णन किया गया है। आला और उदल के वीर चरित्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, किसने किया है देखते हैं। वर्णन किया है किसने? जगदीक ने, चंद्रबरदाई ने, नरपति नाल ने या दलपति विजय ने। तो आला और उदल के वीर चरित्र का वर्णन जगनीक ने किया है भाई। किसने किया? जगनीक ने किया है। और किसमें किया है? परमाल रासो। ठीक है, इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है परमाल रासो। और आला का जो आला खंड है, ठीक है, इसका सर्वप्रथम, ठीक है, प्रकाशन किसने करवाया था? 1865 ईस्वी में फरुखाबाद के, कहां के? फरुखाबाद के तत्कालीन यानी उस समय के जिला अध्यक्ष थे कौन? चार्ल्स इलियट। इन्होंने प्रकाशन करवाया था आलाखंड का। और आलाखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बेसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। आलाखंड किस ऋतु में गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? जयदेव, विद्यापति, श्रीधर या मधुकर। तो भाई मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो विद्यापति थे वो किस संप्रदाय के कवि थे? तो शैव संप्रदाय से संबंधित थे विद्यापति थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये भाई किसके राज दरबारी कवि थे? तो तिरहुत के राजा, ठीक है, तिरहुत के राजा सिर सिंह और कीर्ति सिंह के, सिर सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी
कवि थे भाई कौन? विद्यापति जी, आपको ध्यान रखना है। और जो इनके विषय में बच्चन सिंह ने क्या कहा है, तो बच्चन सिंह ने, ठीक है, विद्यापति को क्या कहा भाई? जातीय कवि कहा है। जब मैंने शॉर्ट नोट के आपको हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लास प्रोवाइड करवाई थी, तब मैंने वहां पे ये सभी आपको बताया था। जिसे बच्चे नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और आपको भाई एक मैराथन क्लास की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो आप उसको भी जाकर देखना। आपके काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में, उसमें से काफी हद तक। ठीक है, जातीय कवि किसने कहा विद्यापति को? तो बच्चन सिंह ने कहा है। और विद्यापति की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं आप देख लीजिए। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ठीक है, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, ठीक है, विभाग सार, लिखनावली और दान वाक्यावली, दान वाक्यावली आदि। भाई ये सभी विद्यापति जी की ही काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किस समीक्षक का है? और काफी महत्वपूर्ण कथन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो किसका कथन है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, नगेंद्र का है, रामचंद्र शुक्ल जी का। तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति जी के विषय में क्या कहा? क्या कहा विद्यापति जी को? भी श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि है। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। ठीक है, विद्यापति को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या कहा है? वीर गाथा काल, चारण काल, बीजवपन काल या आरंभिक काल? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चारण काल किसने कहा? ग्रियसन ने कहा। और राम कुमार वर्मा ने क्या? राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल और संधि काल कहा है। ठीक है, ओनली चारण काल कहा है ग्रियसन ने। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको ग्रियसन या राम कुमार वर्मा एक ही मिलेगा, ठीक है, दोनों ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कल के क्वेश्चन में भी, कल भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें राम कुमार वर्मा जी थे वहां पर। बीज वपन काल किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इन्होंने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, और आरंभिक काल किसने कहा? तो मिश्र बंधु ने कहा है। मिश्र बंधु ने कहा है आदिकाल को आरंभिक काल। और सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो सिद्ध सामंत काल कहा है, सिद्ध सामंत काल कहा है भाई आदिकाल को राहुल संस्कृतियान जी ने। ठीक है, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये कथन किसका? काफी महत्वपूर्ण कथन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा? तो भाई रामचंद्र शुक्ल जी का काफी महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, और आज जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, इनका काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। और वो ये हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये कथन किसका है? तो काफी महत्वपूर्ण कथन है ये भी भाई। तो ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, परशुराम चतुर्वेदी का, राहुल सांस्कृत्यायन? तो ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भूभाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ठीक है, ये कथन किसका मैंने आपको बताया? रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने कबीर दास जी का समय काल क्या माना है? एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर का समय काल क्या माना है, ये हमें बताना है। तो संवत 1564 से 1463, संवत 1446 से 1553, संवत
1557 से 1465 या संवत 1575 से 1456 ईस्वी। ठीक है, तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 330वां। झरी लागे मलिया गगन गहराई खन गरजे खन बिजली चमके लहरी उठे शोभा बनी न जाए। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? तो किसकी पंक्तियां? धर्मदास, कबीर, दादू दयाल, सुंदर दास भाई। तो ये पंक्तियां झरी लागे मलिया गगन गहराई, तो ये पंक्ति धर्मदास जी की रहेगी और काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। काव्य पंक्तियां काफी बार पूछी जाती है। धर्मदास कौन है? धर्मदास भाई कौन है? तो ये कबीरदास के शिष्य थे और इन्होंने ही बीजक ग्रंथ का संग्रह किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। देखते हैं कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है। ये रही रचनाएं, इनको हमें सुमेलित करना है। तो भाई जो कुतुबन मंजन शेख नबी, ठीक है, ये कवि हैं और ये इनकी रचनाएं दे रखी हैं। तो देखते हैं कुतुबन, जो कुतुबन है इनकी कौन सी रचना है? मृगावती। ठीक है, ए का 2, मंजन मधुमालती, बी का 3, शेख नबी ज्ञानदीप, सी का 4 और कासिम शाह हंस जवाहिर 1। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है माता पिता जग जाई तज्या विदुहु न लिखियो कुछ भाई भलाई। तुलसीदास की किस कृति की पंक्ति, और काफी महत्वपूर्ण कृति है भैया और ये पंक्तियां भी। ठीक है, और आपके शायद 11th या 12th क्लास के एनसीईआरटी में ये कविता लगी हुई है तुलसीदास की। तो गीतावली, रामचरितमानस, कवितावली या विनय पत्रिका। तो ये पंक्तियां भाई कवितावली से ली गई है भाई। ठीक है, और कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। सारी की सारी रचनाएं, ठीक है, तुलसीदास जी की रहेंगी। ठीक है, और तुलसीदास जी क्या थे? भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे और इन्होंने अवधि और ब्रज दोनों में ही रचनाएं की है। 6 इनकी रचनाएं अवधि की है, 6 ब्रज भाषा की है, क्योंकि 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, और इनकी कौन कौन सी रचना है? रामचरितमानस, ठीक है, दोहावली, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, रामलला नेहचू, ठीक है, कवितावली, गीतावली आदि भी। अगला क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास का जन्म स्थान स्वीकार किया है। ठीक है, तो तुलसीदास जी का जन्म स्थान आचार्य शुक्ल जी ने कौन सा स्वीकार किया है? सोरो, सुकर क्षेत्र, राजापुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास का जन्म स्थान भाई राजापुर स्वीकार किया है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और राम नरेश त्रिपाठी ने तुलसीदास का स्थान सोरो स्वीकार किया है, ये ध्यान रखना है। राम नरेश त्रिपाठी ने सोरो और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर। अगला क्वेश्चन है प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है। यह कथन किसका है? क्या भी प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है। तो ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नगेंद्र का, नंदुलारे वाजपेयी का या रामचंद्र शुक्ल जी का? तो ये कथन भी भाई रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा और काफी महत्वपूर्ण कथन है। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है गुरु शिष्य के सही रूप को सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ गुरु दे रखे, दूसरी तरफ शिष्य दे रखे, तो यानी हमें इनका मिलान करना है। रामानंद कृष्णदास पहरी, अनंतानंद अगरदास, कृष्णदास पहरी, नाभादास, अगरदास, अनंतानंद। ठीक है, ये दे रखे हैं, तो हमें इनका क्या करना है? गुरु और शिष्य को मिलान करना है। तो रामानंद जी के शिष्य कौन थे? तो रामानंद जी के शिष्य थे अनंतानंद भाई, तो ए का 4। कृष्णदास पहरी के शिष्य कौन थे? अगरदास थे, बी का 3। फिर अनंतानंद के शिष्य कौन थे? कृष्णदास पहरी थे, ठीक है, सी का 1। और अगरदास के शिष्य कौन थे? नाभादास थे भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। रामानंद के शिष्य कौन थे? अनंतानंद। कृष्णदास पहरी के कौन थे? अगरदास।
ठीक है। और अनंतानंद के शिष्य कौन थे? कृष्णदास टहरी। और अगरदास के कौन थे? नाभा दास थे भाई। तो 4-3-1-2, 4-3-1-2 आंसर रहेगा, यानी डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। थोड़ा सा ब्लर हो गया यहां से तो देख लेना। कबीर की वाणी का संग्रह है, तो कबीर की वाणी का संग्रह किसमें है? बीजक, साखी, शब्द या रमणीय? तो कबीर की वाणी का संग्रह भाई बीजक है। ठीक है, बीजक है कबीर की वाणी का संग्रह। और जिसको कबीर के शिष्य, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, धर्मदास ने संकलित किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और बीजक में साखी, शब्द और रमेनी ये तीनों है भाई। ठीक है, ये तीनों संकलित है। अगला क्वेश्चन है, कबीर की भाषा को सद्दू कड़ी भाषा किसने कहा है? किसने कहा भाई कबीर की भाषा को सद्दू कड़ी भाषा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। तो भाई कबीर की भाषा को सद्दू कड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और श्याम सुंदर दास ने, जो श्याम सुंदर दास जी है, ठीक है, काफी बार पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, कबीर की भाषा के विषय में काफी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। श्याम सुंदर दास, इन्होंने क्या कहा है कबीर की भाषा को? तो इन्होंने कहा भाई पंचमेल खिचड़ी। काफी बार पेपर में पूछा गया है पंचमेल खिचड़ी। कबीर की भाषा को किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने सद्दू कड़ी भाषा कहा है कबीर की भाषा को। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है भाई कबीरदास को? तो भाषा का डिक्टेटर ही इन्होंने कह दिया है, भाषा का डिक्टेटर। काफी बार पेपर में पूछा गया सवाल है ये। अगला क्वेश्चन है, गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग किसकी पंक्ति है? काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भाई। गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग, तुलसीदास, कबीर, गोरखनाथ या धर्मदास? तो भाई तुलसीदास की पंक्तियां रहेंगी। गोरख जगाए जोग भक्ति भगायो लोग भाई। और तुलसीदास मैंने आपको पीछे भी बताया भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के रामाश्री धारा के कवि थे भाई। ठीक है, और इनके द्वारा रचित काव्य में आपको बता चुकी हूँ पीछे। अगला क्वेश्चन है, प्राक्त प्रकाश के लेखक कौन है? प्राक्त प्रकाश के लेखक कौन है? राम सिंह, देवसेन, वररुचि या हेमचंद्र? तो प्राकृत प्रकाश के लेखक वररुचि रहेंगे। राम सिंह की रचना मैंने आपको बताया था पीछे, पाहुट दोहा। देवसेन की सावकाचार, काफी महत्वपूर्ण रचना है, काफी बार पेपर में पूछी गई है। और हेमचंद्र जी की मैंने आपको बता दी थी पीछे, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 किसने माना है? ठीक है, तो किसने माना है? आदिकाल का समय है ये संवत 1050 से 1375। नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल? तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 ईस्वी माना है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देख लेते हैं, और आदिकाल का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने समय माना, मैं वहां पे यहाँ पे लिखवा रही हूँ, तो प्लीज आप नोट कर सकते हैं। आदिकाल, ठीक है, इसको क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने? वीर गाथा काल। ये पीछे भी आ चुका है, वीर गाथा काल। और इसका समय संवत में बताया इन्होंने। ठीक है, संवत 1050 से 1375। ठीक है, 1050 से 1375 संवत बताया है आदिकाल का समय। और आदिकाल को इन्होंने क्या कहा? वीरगाथा काल कहा है भाई। और पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, इसका समय क्या बताया? 1375 से 1700 संवत है। फिर उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल, इसका समय बताया संवत 1700 से 1900। ठीक है, फिर आधुनिक काल जिसको रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? गद्य काल कहा है। इसका समय बताया संवत 1900 से अब तक में। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, काफी बार पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य लिखित किस अधूरे ग्रंथ को गोसाई विठल ने पूरा किया था? ठीक है, वल्लभाचार्य द्वारा लिखित ग्रंथ है। ठीक है, और वो क्या? अधूरा। इसको पूरा किसने किया? विठलनाथ ने।
तो पूर्व मीमांसा भाष्य, तत्वदीप निबंध, अणुभाष्य या सुबोधनी टीका। तो भाई जो अणुभाष्य, ठीक है, ग्रंथ है वल्लभाचार्य का, ये क्या था, अधूरा था और इसको पूरा किसने किया, विठलनाथ ने पूरा किया है, ठीक है। जबकि पूर्व मीमांसा, ठीक है, और तत्व दीप निबंध तथा सुबोधनी टीका के लेखक कौन है, वल्लभाचार्य जी ही रहेंगे। और वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी, किसकी भाई, वल्लभ संप्रदाय की, ठीक है। और ये सभी ग्रंथ किसके हैं, वल्लभाचार्य जी के हैं। और अनुभाष्य को विठलनाथ ने पूरा किया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है, ठीक है, वल्लभाचार्य का शिष्य कौन सा नहीं है। देखो 1565 में अष्टशाप की स्थापना की थी किसने, विठलनाथ ने। उसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे और 4 उसके विठलनाथ के थे। 8 शिष्यों को लेकर, ठीक है, 1565 में, ठीक है, अष्टशाप की स्थापना की थी विठलनाथ ने। तो अब यहाँ पे हमें वल्लभाचार्य जी का शिष्य नहीं है वो बताना है। देखते हैं, सूरदास तो है, कृष्णदास भी है, परमानंद दास भी है, लेकिन चतुर्बुदास नहीं है भाई, ठीक है, चतुर्बुदास नहीं है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। इसलिए मैं कहती हूँ जो मैंने आपको थ्योरी क्लास प्रोवाइड करवाई, चाहे आप नोट्स वाली देखो, ठीक है, या कंप्लीट थ्योरी क्लास देखो, तो मैंने उसमें अच्छी प्रकार से आपको बता रखे हैं विठलनाथ के कौन से शिष्य हैं, वल्लभाचार्य कौन से हैं, उनका जन्म स्थान भी बता रखा है, ठीक है, उनका जन्म भी बता रखा है, ठीक है, कौन से सन में हुआ। तो प्लीज आप उनको जाके जरूर से जरूर देखें क्लासों को। तो भाई मैंने आपको बता दिया, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास वल्लभाचार्य के हैं और चतुर्बुदास विठलनाथ के शिष्य रहेंगे, ठीक है। और जो विठलनाथ है इनके शिष्य कौन कौन से हैं, देखो एक तो चतुर्बुदास हो गए, एक गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चीत स्वामी, देखो 3 तो यहाँ पे हो गए, और एक थे नंददास, कौन थे, नंददास। ये 4 किसके थे, विठलनाथ के शिष्य थे, ठीक है। और इनमें से देखो जो वल्लभाचार्य थे इनके 3 शिष्य तो यहीं पे आ गए हैं, ठीक है, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, एक रह गए हैं कुंभन दास, ठीक है, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे 4, ठीक है। मैंने आपको चारों बता दिए हैं, 4 विठलनाथ के और 4 वल्लभाचार्य के। अगला क्वेश्चन है, रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है। जो रास पंचाध्यायी ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है, तो नंददास है, सूरदास है, वल्लभाचार्य है या विठलनाथ है। तो भाई इसके रचनाकार नंददास जी रहेंगे। रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है, नंददास जी रहेंगे भाई। और नंददास क्या था, मैंने अभी आपको बताया है, अष्टशाप के कवियों में शामिल थे भाई, ठीक है। और विठलनाथ के शिष्य थे, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और इनके काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं नंददास जी के, कौन कौन से, सिद्धांत, एक तो रास पंचाध्यायी हो गया, एक था इनका सिद्धांत पंचाध्यायी, एक अनेकार्थ मंजरी, काफी बार वो पेपर में पूछा गया है, अनेकार्थ मंजरी, ठीक है, मान मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, ये सभी नंददास जी की रचनाएं थी भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं, ठीक है। नीचे पंक्तियां देखो, आज की क्लास में पंक्तियां कथन आए हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको 2000 क्वेश्चनों की पीवाईक्यू और एमसीक्यू वाली क्लास प्रोवाइड करवाने लग रही हूँ, क्योंकि इसमें हमारा काफी हद तक सिलेबस कवर हो जाएगा और जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हमारे कवर हो गए, जो हमारे पेपर में हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाठे क्यों न जरे। क्या भी, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाठे क्यों न जरे। तो ये पंक्ति किसकी है, कृष्णदास की है, नंददास की है, कुंभन दास की है या भाई सूरदास की है। तो ये पंक्ति सूरदास जी की रहेगी, ठीक है, सूरदास जी की है। और सूरदास जी भक्ति काल के कृष्ण धारा के श्रेष्ठ कवि थे, तुलसीदास राम धारा के थे, ठीक है, और ये कृष्ण भक्ति धारा के थे, काफी महत्वपूर्ण कवि। और इनकी 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं सूरदास जी के, सूरसागर, सुर सारावली
और साहित्य लहरी पे। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण कथन है सूरदास जी के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित रचनाकारों एवं रचनाओं को सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाकार दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दे रखी है, इनको हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो करते हैं। केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम, कुलपति मिश्र। ठीक है, ये है इनकी रचनाएं इधर दे रखी है। तो करते हैं केशवदास। जो केशवदास है, इनकी कौन सी रचना है, काफी बार पेपर में पूछी गई, जहांगीर जस चंद्रिका। केशवदास की रचना ये जहांगीर जस चंद्रिका। चिंतामणि त्रिपाठी जी की रचना कौन सी है, कवि कल्पतरु। ठीक है, यानी बी का 3। मतीराम की कौन सी है, ललित ललाम, सी का 4। कुलपति मिश्र जी की है रस रहस्य, तो डी का 1। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला, यह कथन किसका है। तो ये कथन किसका है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला। तो नगेंद्र का, राम कुमार वर्मा का, रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा, केशव को कवि हृदय नहीं मिला। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रसनिधि का मूल नाम क्या है। जो एक मिनट रुको, इसके विषय में बता तो देती हूँ आपको। केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल जी ने। और रामचंद्र शुक्ल ने केशव को और कुछ भी कहा है, क्या कहा, काफी बार पेपर में पूछा गया है, कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है, केशवदास को कहा जाता है, और किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है केशवदास जी की, तो कौन कौन सी है, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रत्न बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चरित्र मैंने जस चंद्रिका ऊपर बता दिया है, नक्सिक और छंदमाला, ये केशवदास की रचनाएं हैं। अब जो रसनिधि है, इनका मूल नाम क्या है, रसनिधि का मूल नाम पृथ्वी सिंह, सुखदेव सिंह, श्रीपत या नारायण दास। तो रसनिधि जी का पूरा नाम है पृथ्वी सिंह रसनिधि। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और रसनिधि रीति काल के रीतिबद्ध धारा के कवि है, किसके, रीतिबद्ध। ठीक है, रसनिधि, ठीक है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है रतन हजारा, काफी बार पेपर में पूछा गया है, रतन हजारा किसका ग्रंथ है, तो रसनिधि जी का यह ग्रंथ रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा है। साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो रसनिधि को जगन्नाथ दास रत्नाकर, घनानंद या बिहारी। तो भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साक्षात रस मूर्ति घनानंद को कहा है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो घनानंद है, घनानंद, ये रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, काफी बार पेपर में पूछी गई है, इश्कलता घनानंद जी की ही। ठीक है, सुजान सागर, सुजान सागर, कोक सागर, कृपाकंद, वियोग वैली और रस केली वैली। ठीक है, केली वल्ली, रस केली वल्ली, ये घनानंद जी की रचनाएं थी। अगला क्वेश्चन है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जा नेक श्यान बाग नहीं। अति सुदो स्नेह को मार्ग, अभी स्नेह को मार्ग आएगा यहाँ पे, ये गलत लिख रखा है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु श्यानपन बाग नहीं। ठीक है, ये है असली पंक्ति, एकाति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु श्यानपन बाग नहीं। तो ये पंक्ति हमें बतानी है किसकी है, तो ये पंक्ति घनानंद जी की रहेंगे। और काफी महत्वपूर्ण पंक्ति, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु श्यानपन बाग नहीं। तो ये पंक्ति घनानंद जी की है। और घनानंद मैंने आपको बताए हैं रीति मुक्त कवि है भी रीति काल के। और आचार्य शुक्ल जी ने घनानंद के विषय में क्या लिखा है, ये साक्षात रस मूर्ति है, ऊपर आ गया है। और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान, ठीक है, ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इनकी रचनाएं मैंने आपको ऊपर बता दी थी, सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपाकंद,
ठीक है। अकेली वल्ली काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं गजानन जी की। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की किस रचना में दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं? ठीक है, दृष्टिकूट क्या होते हैं? दोहरे अर्थ वाले। ठीक है, कौन सी रचना मिलते हैं? साहित्य लहरी में, सूरसागर में, सूरसारावली में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साहित्य लहरी में, ठीक है, साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पद मिलते हैं। ठीक है, और तीनों की तीनों रचनाएं सूरदास जी के, मैंने ऊपर भी आपको बताया। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, और साहित्य लहरी अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाली, ठीक है, रचना है। ठीक है, अलंकार और नायिका भेद, ठीक है, प्रस्तुत करने वाली रचना है। और इसमें 118 दृष्टिकूट पद है। इतने 118 दृष्टिकूट पद हैं भाई इसमें। और सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी ये सभी सूरदास जी की रचना, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, और इनकी रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन, ठीक है, कहाँ से हुआ था? कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था। ठीक है, किस नाम से हुआ था? राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था भाई सूरदास की इन तीनों रचनाओं का संपादन। कहां से? कलकत्ता से 1841 ईस्वी में। ठीक है, और जो सूरसागर है इसका उपजीवी क्या है? पूछा जाता है सूरसागर का उपजीवी क्या है? तो भागवत महापुराण का 10वां स्कंद। ठीक है, ये है सूरसागर का उपजीवी। ठीक है, तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास में हमने 350 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन हर एक क्लास में आपको करवाती हूँ। 35 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और अब 350 तक के पीवाईक्यू, 1 से लेके 350 तक के पीवाईक्यू आपको कल या रात को प्रीमियर मिल जाएगा। तो आप उसको देख लेना। जो जिस बच्चे ने कंप्लीट ये 10 क्लासें नहीं देखी है तो आप उसको देख लेना भाई, आपके अच्छी प्रकार से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी जरूर से जरूर करें भाई, कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, इससे मुझे पता लगेगा आपको क्लास अच्छी लग रही है या नहीं। आपके कुछ डाउट है तो कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और आपको इस क्लास का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।